नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है, तो संभावना यही व्यक्त की जा सकती है कि आने वाले समय में कभी भी परीक्षाओं के कैलेंडर जारी हो सकते हैं और आपकी परीक्षाएं तेज़ी के साथ कराई जा सकती हैं। तो इस समय जितने भी विद्यार्थी यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, उनके दिमाग में तैयारी को लेकर तमाम प्रश्न उठने लगे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आप सभी से चर्चा करूं। हालांकि यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार अपने इस चैनल पर बात करते रहें और हम उम्मीद करते हैं कि इस चैनल पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से जुड़े हैं या इससे पहले और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हिंदी विषय को लेकर, वे सभी विद्यार्थी आगे आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में ज़रूर शामिल होंगे। तो वो हमारे लिए नए नहीं हैं, लेकिन जो आयोग है वो ज़रूर नया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अलग अलग आयोग हुआ करते थे। अब सभी आयोगों को मिलाकर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब सवाल उठता है कि आयोग तो नया है, लेकिन इस आयोग के बनने के पहले जो विज्ञापन निकला हुआ था 2022 का, उस विज्ञापन की परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी या फिर नए पैटर्न पर होगी, इसको लेकर भी मन में सवाल उठ सकते हैं और उठने भी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं या फिर अध्यक्षा हैं, उन्होंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा कि जैसे ही पदभार वो ग्रहण करेंगी, वो तुरंत एक कमेटी का गठन करेंगी और उस कमेटी के आधार पर ही आगे का निर्णय लेंगी कि उनको क्या करना है। वो पुराने विज्ञापन को पुराने पैटर्न के हिसाब से परीक्षाओं का आयोजन कराएंगे या फिर जो आयोग की नई नियमावली है उसके आधार पर कराएंगी। जो मुझसे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी करें तो करें क्या। तो मेरा जहाँ तक आप सभी को सलाह है कि आप नए और पुराने पैटर्न दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ाई करते रहिए। चाहे पैटर्न नया हो चाहे पुराना हो, आपको वही सभी मूल टेक्स्ट पढ़ने हैं, वही किताबें पढ़नी हैं जिनकी चर्चाएं लगातार हम करते रहें और आज के वीडियो में भी करेंगे। हम किताबों पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे दिमाग में कई और पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसको एकदम से संविधान मानते हुए और अपने दिमाग में रखेंगे और उसका पालन भी करेंगे। जब भी परीक्षाओं का आयोजन शुरू होता है और तब शुरू होता है जब काफ़ी गैप हो चुका रहता है, हम लगातार आयोग, अध्यक्ष, सदस्य इन सब की नियुक्ति को लेकर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन पता चलता है कि धीरे धीरे अब ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं और कभी भी परीक्षा हो सकती है। तो हम तो अखबारों में पढ़ते रह गए, अपने मूल अध्ययन को छोड़कर हमें ये लगता था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब अचानक बोल दिया जाए कि एग्ज़ाम होगा तो थोड़ी सी एक थरथराहट सी होती है, दिमाग में थोड़ा सा उलझन होने लगता है कि अब क्या करें, समय है कि नहीं है, हमारी तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सारी बातें आने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन में रखना है कि ईमानदारी से आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर आपको मानसिक तौर पर तैयार होना है। मानसिक तौर पर तैयार होने का मतलब है कि आप इस परीक्षा से संबंधित जो भी सिलेबस है उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रखेंगे। उस सिलेबस को 2-4 बार देखेंगे कि इसमें से कितने पॉइंट्स को आप बहुत पहले पढ़ चुके थे या फिर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, कितने पॉइंट्स हैं या फिर टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको थोड़ा सीरियसली देखना है। मान लीजिए पुराने पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और इन दोनों साहित्यों के व्याकरणों को पढ़ना पड़ेगा।
इसमें कुल 125 सवाल पहले पूछा जाता था, इस बार भी उसी पैटर्न पर होगा। लेकिन जब नए पैटर्न पर अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आपको हिंदी साहित्य से सवाल रहेंगे, संस्कृत साहित्य से भी कुछ सवाल रहेंगे। थोड़ा सा अंतर इसमें ये होगा कि जीएस के सवाल भी हो सकते हैं। तो ये जब आयोग नई नोटिस निकालेगा परीक्षाओं को लेकर कि पुराने विज्ञापन को पुराने हिसाब से कराएगा, तब तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है। अगर नए हिसाब से भी कराता है तो भी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी में आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने पास रखिए। आपके मन में आ रहा होगा कि इसका सिलेबस कहाँ है। सिलेबस को लेकर हमने अपने चैनल पर बातचीत की हुई है, मैं लिंक लगा दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और आप कहेंगे तो आगे उसके ऊपर हम दोबारा से भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन लगातार चर्चा करने से ही काम नहीं बनेगा, आपको भी मानसिक तौर पर अपने को तैयार करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ। तो प्रिंट आउट जब आप ले लेंगे, फिर आप करेंगे अपना टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल अपने अनुसार बनाएंगे। चूँकि ये परीक्षा लंबे अंतराल के बाद हो रही है, तो इसमें कुछ अभी अपेयरिंग वाले बच्चे शामिल होंगे, कुछ ऐसे इसमें विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो कि तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। हो सकता है कि उनके लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाए, या फिर उनको परेशानी हो कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर घर को संभालने के लिए कोई किसी काम में लग गए हों। तो उनके लिए हो सकता है कि टाइम टेबल बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। फिर भी आपको टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। टाइम टेबल बहुत लंबा चौड़ा मत बनाइए, 2 से 3 घंटे का बनाइए और समय निकालते हुए उन 2-3 घंटों में आप अपने विषय से संबंधित जो भी सिलेबस में दिया गया है उसको पढ़िए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने विषय से जुड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, आपने सिलेबस प्रिंट आउट करा लिया, टाइम टेबल बना लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने पढ़ने की जो सीटिंग है उसको बढ़ाएंगे। शुरुआत में 1 सप्ताह आप 2 घंटा पढ़ें, फिर इसके बाद अगले सप्ताह में 2.5 घंटा पढ़िए, फिर अगले सप्ताह में 3 घंटा पढ़िए। मतलब धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, ताकि जब एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम अगले 1 महीने के बाद होने वाला है, तो आपके अंदर कोई तनाव ना आए। आपको लगे कि हम तो पहले से ही अलर्ट हो गए थे और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिए थे, अब हमें केवल स्पीड बढ़ानी है। तो जिस सीटिंग प्लान की मैं बात कर रहा हूँ उसमें धीरे धीरे आप बढ़ोतरी करते जाइए। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए मानसिक तौर पर थोड़ा सा बैठने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको भटकाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। जहां मोबाइल आपके लिए उपयोगी है, वहीं आपके पढ़ाई में बाधक भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका मन इधर उधर भटक सकता है। तो आप पहले से ही अपने को धीरे धीरे मेंटली तैयार कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, बैठने की कोशिश कीजिए। हम कई बार देखते हैं कि आधा घंटा कोई पढ़ता है, 45 मिनट पढ़ता है, फिर उसको लगता है कि अभी तो डेट नहीं आई, क्या पढ़कर करेंगे, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। फिर सामाजिक राजनीतिक तरीके की बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं। इन सभी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने अंदर थोड़ा सा परीक्षार्थी वाला गुण लाना पड़ेगा। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मन इधर उधर भटके। आपको हो सकता है कि लगे कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं शुरू करें। तो सबसे पहले आप जब सिलेबस देख रहे हैं, उस सिलेबस में जो टॉपिक आपको नहीं आते थे, जिस पे आप पहले कम ध्यान देते थे, उन पर ध्यान देना शुरू करिए। और जो आपको आ रहे हैं उसका आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, या फिर दोबारा से एक बार गंभीरता से देखना शुरू कर दीजिए। अगर मैं परीक्षाओं के अनुभव को बताऊं तो कई बार हाल फिलहाल में 1-2 एग्ज़ाम्स मुझे देने का मौका मिला। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आप तो ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की क्या बात है। तो अभी भी हम केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्टेट लेवल के विश्वविद्यालय में जहाँ भी लिखित परीक्षाएं हुआ करती हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत अपने भाग्य का आजमाइश करते हैं। तो हम भी जब जाते हैं तो अपना जो भी पुराना हमारा नोट्स है उसको खंगालते हैं,
उसको देखने का प्रयास करते हैं, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने मन में एक चीज़ ज़रूर बैठाते हैं कि 100% हम नहीं करके आएंगे। कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे जिनको कि कोई नहीं कर सकता है। मान लीजिए 40 क्वेश्चन है तो 40 में 30, 32, 33 करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि 40 में 40 प्रश्न हम कर देंगे तो थोड़ा सा ये बेईमानी हो सकती है। मुझे अभी एक अनुभव प्राप्त हुआ, हमने तमाम परीक्षाएं दी और उसमें सफलता भी हासिल की, लेकिन एक प्रश्न आया हुआ था। अभी हाल ही में मैं एक एग्ज़ाम देने गया था तो उसमें आया था कि हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये प्रश्न मेरे लिए काफ़ी बड़ा हो गया। उसमें जो विकल्प दिया गया था, भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, पद्म सिंह शर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान या फिर हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी तो हमने सुना था, लेकिन हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी हमने नहीं सुना था। और फिर इसको जब हम खोजने लगे तो ऐसे लेखक का नाम आया जिस पे कि हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये इसका उत्तर ये हो सकता है। तो ऐसे ही किसी भी आप परीक्षा में जा रहे हैं तो आप तनाव से अगर मुक्त रहना चाहते हैं तो ये मानकर चलिए कि उस परीक्षा में 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको कि कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, करेगा भी तो तुक्का के आधार पर करेगा। ये सोचकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उस मानसिक तनाव से थोड़ा सा दूर रहेंगे। अगर आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो वो 10-15 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमें ये जो अनुभव प्राप्त हुआ, मुझे लगा कि मैं अपने विद्यार्थियों से ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि हमारे और आप में बहुत थोड़ा सा अंतर है। मैं मोबाइल के इस पार हूँ और आप मोबाइल के उस पार हैं। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, बस यही अंतर है। नहीं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जितने डर आपको लगते थे उतना ही डर हमें भी लगता था। कभी नींद नहीं आती थी या फिर घबराहट सी होती थी कि इस बार मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये संघर्ष कितने दिनों तक और चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें चलती हैं और इसी बीच आप देखेंगे कि लोग सफल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये असफलता का दौर ज़िंदगी भर चलता रहेगा। अगर आप कमर कस लिए हैं तो आज नहीं तो कल आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे और फिर इसी तरीके से बताना शुरू करेंगे लोगों को कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरी बातों को ज़रूर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान ना तनाव जो होता है आपको काफ़ी परेशान भी करता है। और तनाव ऐसे होते हैं जो आपको काम करने नहीं देते हैं। आप प्रिंट आउट करके सिलेबस रखे हुए हैं, वो सिलेबस आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं रिजल्ट के ऊपर, तो फिर दिक्कत होने लगेगी। आप पढ़ने के लिए सिटिंग अपनी क्षमता बढ़ा नहीं रहे हैं तो आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो जो आपके हाथ में है उसको आप ज़रूर करिए। जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मेहनत का जो परिणाम है वो अच्छा निकलेगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, मूल किताबों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। कई बार हम देखते हैं कि लगातार जो दिवस आते हैं या फिर त्यौहार आते हैं तो अलग अलग जगहों पर बड़े मात्रा में भारी छूट के माध्यम से कोर्स बेचे जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपका कोर्स हम लेना चाहते हैं। तो मैं करबद्ध निवेदन करते हुए यही कहना चाहूँगा कि मेरा कोई कोर्स नहीं है। जो भी है यूट्यूब चैनल है, मेरा कोई ऐप नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई नोट्स नहीं है। जो कुछ है वो सामने आपके है और मैं कोई चीज़ छिपा के नहीं करता हूँ कि अगर आप एक कोर्स लेंगे तो आपको इतने तरीके का नोट्स मिलेगा, उतने तरीके का नोट्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सभी विद्यार्थी एक ही समान हैं। तो आप मूल किताबों को पढ़ने की कोशिश कीजिए और उन मूल किताबों के बारे में हमने पहले से भी चर्चा की है और आगे भी हम करते रहेंगे। पहले से जो चर्चा की है ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक है। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम कैसे आसानी से पढ़ें और समझें, इसके ऊपर हमने 2-3 साल पहले चर्चा कर ली थी। हो सकता है कि वो पुरानी वीडियो जो आपको उतना मुझसे लगाव न रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपकी भी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारी भी उम्र बढ़ती जा रही है, आपके भी अनुभव में वृद्धि हो रही है, हमारे भी अनुभव में वृद्धि हो रही है, हम दोनों लगातार सीखते जा रहे हैं। तो कई बार जो चीज़ें हमें पहले नहीं समझ में आती हैं, समय आने पर वो समझ में आने लगती हैं। तो पुरानी वीडियोज आप ज़रूर जाकर देखिए।
इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने बच्चन सिंह की किताब पर पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप उन वीडियोज को देखिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी पर हमने चर्चा की हुई है, पूरा नोट्स के माध्यम से भी और अलग अलग वीडियोज के रूप में भी। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पर चर्चा की है। संस्कृत साहित्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी चर्चा की हुई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बताकर मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा। और मेरा तो ये मानना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हम जो आपको वचन देते हैं ये एकदम निस्वार्थ तरीके से इसको हम लगातार पूरी करने की कोशिश करते हैं। कई बार आप लोग महसूस करते होंगे कि ये ऑलरेडी कार्यरत होते हुए भी किस तरीके से समय निकालते हैं। जॉब तो आप लोग भी कर रहे होंगे, जॉब हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो तन्मयता है आप सभी से जुड़ने की, वो कुछ न कुछ तो होगी ही। तो उस तन्मयता को आप लोग भी अपने अंदर से निकालिए। आप कुल मिलाकर इस परीक्षा के लिए अपने को मेंटली तैयार कीजिए और कोई बहाना मत खोजिए। ये ना कि बाद में आपको कहना पड़े कि यार मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझे याद आता है कि एक बच्चे ने एक दिन मुझे फ़ोन करके कहा कि सर मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, सप्ताह सप्ताह में एक आध बार आप डांटते मुझे तो मैं पढ़ता। तो मुझे हंसी आ रही थी। हमने कहा कि डांटने से कुछ नहीं होगा, आप अंदर की अपनी भूख जगाइए। जब आप संघर्ष करते हैं और कुछ पाना चाहते हैं तो वो भूख होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग गली चौराहे पर अपने अपने कोर्स और नोट्स लेकर बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं है। आप लेकर खरीद कर बैठेंगे भी, पीछे आप देखेंगे कि अब बहुत सारी किताबें मैं भी रखा हूँ। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भी रखा हूँ, ताकि तभी जानकारी होगी कि हाँ क्या क्या प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मूल टेक्स्ट तो पूरा रखा हुआ हूँ, बाएं साइड में पूरी अलमारी भरी हुई है, पीछे कुछ टेबल पे मैं रखा हुआ हूँ। इसी तरीके से आप भी मूल किताबों को जरूर रखिए, अपने से नोट्स बनाइए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने आता हूँ समझाने के लिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वही रामबाण है, लेकिन कोई भी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आपको जो तकनीकी पॉइंट्स हैं, जो जिसके लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है, उसी पर फोकस किया जाए। तो उस चीज़ को समझाने के लिए आता हूँ, आप उसको समझिए। नोट्स अपने से बनाते रहिए। आप अपना नोट्स बनाएंगे तो एक तो आपको समझ में भी आ जाएगा और दूसरा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। आप दूसरे को भी आप दे सकते हैं कि हाँ देखो मैं ऐसे तैयारी किया हुआ था तो मेरा सिलेक्शन हुआ। अपने नोट्स के माध्यम से ही होगा। तो मूल टेक्स्ट के साथ साथ नोट्स बनाइए। फिर इसके बाद आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर हल कीजिए, जिससे कि आइडिया आपको लगे कि हाँ इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और अपना स्व मूल्यांकन भी हो पाएगा। इसके बाद क्या कीजिए आप कि हमारे चैनल पर थंबनेल को ध्यान में रखते हुए कोई वीडियो मत देखिए। आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इनका कोई भी वीडियो आएगा हम आधा घंटा 45 मिनट ज़रूर देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहानी पढ़ा रहा हूँ, तो कहानी पढ़ा रहा हूँ तो केवल यूजीसी नेट के लिए नहीं है, वो आप सभी के लिए भी है। हो सकता है कि कहीं से भी पूछ लिया जाए। हमने अनुभव किया है कि कई बार इधर उधर पढ़ने का बड़ा फ़ायदा हो जाता है, उसका भी लाभ परीक्षाओं में मिल जाता है। टू दी पॉइंट पढ़ने के लिए सिलेबस तो है ही, लेकिन अगर मान लीजिए आप यूजीसी नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो उस परीक्षा के लेवल से ज़्यादा ही जानते हैं। मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में गए और पूछ दिया कि अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए था, आपके लिए भी था। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे वीडियोज़ आपके मनोबल को बढ़ाएंगे ही, और हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे गंभीरता के साथ बात करें। हंसी मजाक के लिए जब भी आप कभी सामने से मिल जाएं तो ज़रूर मैं करूंगा, और जो भी विद्यार्थी हाल फिलहाल में मिले थे वो मेरे स्वभाव से परिचित भी होंगे। लेकिन जब भी हम आपसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि टू दी पॉइंट ही बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और टू दी पॉइंट ही रहना चाहिए समय के अनुसार, क्योंकि वैसे ही आप लोगों का वक्त इतना जा चुका है कि उसको अब हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे, बिंदु थे, जिनको कि मुझे लगा कि आपसे मैं डिस्कस करूं कि
तैयारी जब गैपिंग के बाद शुरू की जाती है तो अचानक नहीं होती, उसमें शरीर में कंपन होने लगती है कि क्या करूं, बैठूं, अपना कैसे, मैं कहां से शुरू करूं, ये सारी बातें आने लगती हैं। तो सबसे पहले आप कीजिए कि सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, स्टडी रूम अच्छे से सेट कीजिए, जो भी आपके पास किताबें हैं उन किताबों को पढ़ना शुरू करिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और समय को बढ़ाते जाइए। मूल टेक्स्ट पर जोर दीजिए, अपने नोट्स को बनाइए, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए और इस चैनल पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। अब मैं बात करूंगा कि जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो जिनको मैं जानता हूं कि वो अभी कुछ नहीं जानते हैं, उनको हिंदी का ह भी नहीं पता है, उनके लिए मैं बताऊंगा कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने जा रहे हैं तो वन लाइनर किताबें कुछ आपके पास होंगी ही। अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप खरीद कर रखेंगे। और मैं क्यों नहीं बताऊंगा, इसके पहले हमने उन वन लाइनर किताबों के बारे में बता दिया है, जिसमें सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब आप ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं और उससे आपका आत्मविश्वास भी रहेगा, क्योंकि दुनिया उसको रामचरितमानस की तरह रखी हुई है, तो आप भी क्यों न रखें, आप क्यों पीछे रहेंगे। तो उस किताब को आप जरूर खरीदिए। लेकिन आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल होना चाहिए, जो कि आदिकाल से लेकर छायावाद तक पूरा इसमें आपको कवर करेगा, चाहे कथन से रिलेटेड हो, चाहे कवियों की पंक्तियों से रिलेटेड हो, चाहे कवियों से रिलेटेड हो, हर एंगल से आपको ये किताब लाभदायी होगी और यहाँ से सवाल प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस किताब को रखिए। और आधुनिक काल के लिए आपको मैं जो किताब बताऊंगा वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप अपने पास जरूर रखिए। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, परीक्षाओं को देखेंगे, तो इस किताब से प्रायः सवाल पूछे जा रहे हैं। और हमने जो अभी एग्ज़ाम दिया उसमें कई विकल्पों में हमने बच्चन सिंह को देखा, तो उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बच्चन सिंह को ध्यान दे रहा है। और क्यों दे रहा है, मेरा संकेत आप समझ गए होंगे कि बच्चन सिंह की किताब आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस बार। उनको हो सकता है आयोग वाले थोड़े से प्रमोशन दें या फिर प्रमोट करें, और अच्छी किताब भी है, कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण की बात करें तो आपको पढ़ना है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। इसके अतिरिक्त एक दो किताबें और मार्केट में चलती हैं, जिसमें कि हरदेव बाहरी की किताब का नाम आता है। तो इन दोनों में से कोई एक किताब खरीदिए, मैं सभी किताबों को खरीदने के लिए नहीं कहूँगा, ठीक है। और आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए यूथ पब्लिकेशन की किताब होनी चाहिए, जिसको आप अपने पास रखिए और समय समय पर इसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी इस चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सिलेबस के मुताबिक, खास तौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, और हिंदी व्याकरण को ध्यान में रखते हुए आपको बताया जाए और साथ में प्रैक्टिस भी कराया जाए। तो उम्मीद है कि आप धीरे धीरे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू करेंगे और जिन जिन बातों पर मैंने चर्चा की है उन बातों को आत्मसात करते हुए एक बड़े भाई के सलाह को ध्यान में रखते हुए आप आगे पढ़ेंगे। और ये मानकर चलिए कि जो भी बातें बताई गई हैं निस्वार्थ भाव से बताई गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि समय समय पर ऐसा कुछ ऑफर इत्यादि नहीं आता है कि आएगा तभी बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमने जो कुछ अपने जीवन में सीखा, जाना और कैसे परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को दिक्कतें होती हैं उनसे कैसे उबरा जाए, उनसे कैसे बाहर निकला जाए, उन सारी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूं। और स्वाभाविक तरीके से आप लोगों को अच्छा भी लगता है और ये भी बातें आप सभी को अच्छी लगी होंगी। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने बुक लिस्ट के बारे में भी बताया और साथ में उन बिंदुओं के बारे में बताया जिसको लेकर परीक्षार्थी अक्सर परेशान से होते रहें। अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो इस चैनल पर संस्कृत साहित्य से रिलेटेड हमने अच्छी वीडियोज बनाई हुई हैं, उन्हीं को अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। और जहाँ तक व्याकरण की बात है तो व्याकरण को समय समय पर आपको मांझना पड़ता है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है,
टेक्निकल पॉइंट्स को देखते रहना पड़ता है। तो आप उसी के हिसाब से देखते रहिए और हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आपसे जुड़ते रहेंगे और आपके तैयारी को मजबूती से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।